वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज शाम को अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल का जो एयरपोर्ट है, जहाँ जो मरकज़ निगाह वैसे भी बना हुआ था, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोग इस वक्त जमा हैं अमेरिका से निकलने के लिए, वहाँ दो धमाके हुए। कहा यह जा रहा है कि एक धमाका ख़ुदकुश था और दूसरा जो है मुंसलिक होटल जो है उसके बाहर भी हुआ, जिसमें अब तक जो कंफर्मेशन आई है कि 13 लोग, जिसमें 4 अमरीकी फ़ौजी भी शामिल हैं और बच्चे भी हैं, वो जाँ बहक हो चुके हैं और 50 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। ये धमाका जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला है, पहला दहशतगर्द हमला हुआ है। और जैसे कि इस बारे में कल से ही इत्तलात आ रही थी, वार्निंग्स दी जा रही थी कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हो सकता है तालिबान की जानिब से भी, और जो मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, मगरबी ऑफिशल्स, वो भी कह रहे थे कि यहाँ कुछ होने वाला है। वो आज हो गया और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो दाइश ने कबूल की है। दहशतगर्द तंजीम है, आप सब जानते हैं, दौलत इस्लामिया के नाम से भी जानते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के नाम से भी जानते हैं। बहरहाल दाइश कहा जाता है, उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की है। हाँ, करना चाह रहा हूँ कि ये जो 13 की जो फिगर है, जाहिर है कि ये ऑफिशियली तालिबान हुकूमत की तरफ से आई है, ये आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर हैं वहाँ काबुल में, और वो कह रहे हैं कि ये शायद 50 से ज़ायद है कैजुअल्टीज़। और ज़ाहिर है हम एक्चुअल फुटेज अगर नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर आप देखें, और वो भी कंफर्म सोर्सेज से वो फुटेज आई है, तो एक बहुत ही बड़ा अंदेशा यही है कि शायद जो कैजुअल्टीज़ हैं वो उससे ज़्यादा हैं। बहरहाल अभी तक जो तस्दीक हुई है वो हमने बताई। जो तालिबान के तर्जुमान हैं सोहेल शाहीन और ज़बीउल्लाह मुजाहिद, दोनों ने स्टेटमेंट जारी की है, इस धमाके की मज़म्मत भी की है और ये कहा है कि ये धमाका जो जिस जगह पे हुआ है, एबे गेट जिसे कहा जाता है, वो अमरीकी फ़ोर्सेस के कमांड में था और वहाँ पर ये धमाका हुआ है। जो एनी शाहिदीन हैं, BBC और इंडिपेंडेंट उर्दू ने उन्हें कोट किया है और कहा है कि उन्होंने कहा कि ये वो जगह है जहाँ से फ़ौजी जो है उनसे कागजात ले रहे थे, उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, और वो अंदर जाके उसको अफ़गान शहरियों से, और वहाँ अंदर जाके फिर उसकी कंफर्मेशन करा के फिर वहाँ से अंदर भेजते थे। तो ज़ाहिर है इस जगह जिस तरह आप फुटेज में भी देख रहे थे कि बहुत लंबी लाइन थी और हज़ारों लोग इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर जमा हैं। उसमें बड़ी तादाद ज़ाहिर अफ़गान शहरियों की हैं जो इस तालिबान के जो टेक ओवर है उसके बाद मुल्क से जाना चाह रहे हैं, और इवैक्यूएशंस जो हैं वो फ़्लाइट्स भी चल रही हैं। अभी ज़ाहिर है इस धमाके के बाद जो है वक्ती तौर पर तो उसको सस्पेंड किया गया है, मगर मैं अभी UK के प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी स्टेटमेंट देख रहा था, वो कहते हैं कि इवैक्यूएशंस जारी रहेंगी। और ज़ाहिर है 31 अगस्त की डेडलाइन है जिस पर अमेरिका ने भी कहा है कि वो 31 अगस्त से पहले तमाम लोगों को बशमूल उनके अपने फ़ौजी जो है वो काबुल से निकाल लेगा। और साथ ही नेटो की तरफ से भी यही आया है। कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो कल कराची भी आ रही हैं, यहाँ पे भी होटल्स खाली कराए गए हैं, बहुत से गैर मुल्की वो ट्रांजिट के लिए यहाँ रहेंगे। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है इस वक्त वहाँ हमारे साथी जो हैं आदिल शाहज़ेब काबुल में मौजूद हैं, और वह भी किया, इससे पहले आप उनका प्रोग्राम भी देख रहे थे। तो आदिल, ये धमाका क्योंकि इत्तलात आ रही थी, बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेड था, मगर जितना रश वहाँ है, तो क्या आपने देखा? आप ख़ुद भी आज काबुल एयरपोर्ट गए। मुबश्शिर भाई, पहले तो थैंक यू। आज सुबह सारा दिन मैं काबुल एयरपोर्ट पे ही रहा, तकरीबन 5 साढ़े थे। और जैसे ही वहाँ पे जो मैंने देखा वो तो मैं आपको बयान करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरे साथ हुआ कि मैं होटल पहुँचा और फुटेज मैं अपलोड करना शुरू की, तो विद इन हाफ एन आवर ब्लास्ट की खबर आ गई। सो उसके बाद जो है ऑब्वियसली फिर डेथ टोल आपने बता भी दिया, ऑफिशियली 13 है। और जो इनका इमरजेंसी वॉर विक्टिम्स के नाम से यहाँ पे हॉस्पिटल है, ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे होटल है हमारा, तो वहाँ पे जब मैं गया तो उस वक्त तक ऑफिशियली वो अनाउंस कर चुके थे कि 13 लोग जो हैं वो इस जो ब्लास्ट वगैरह हुए हैं उसमें हलाक हो गए। लेकिन उसके बाद जो मैं चूँकि वहाँ पे मौजूद था, तो 20 से 25 ऐसे लोगों को लाया गया जो सीरियसली इंजर्ड थे। तो मेरे ख्याल
डेथ टोल जो है अल्लाह करे कम हो, लेकिन 20 से 25 अगर बढ़ जाएगा तो आई वोंट बी सरप्राइज। और वहाँ पे सिचुएशन एक ऐसी हो गई थी कि ये तालिबान के आने के बाद, कंट्रोल में आने के बाद ऑब्वियसली पहला ब्लास्ट है, तो जो इमरजेंसी वगैरह थी वो चूंकि यहाँ पर सरकारी दफातर में उस तरह से हाजिरी अभी तक पूरी नहीं हुई, तो उसमें भी इश्यूज थे। और लेट्स सी कि अब डेथ टोल ये कहाँ तक पहुँचता है। अच्छा आदिल, आप क्योंकि काबुल में है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो वार्निंग्स आ रही थी तो क्या ये कब से आ रही थी, कौन कर रहा था, और क्या कोई तालिबान ने वहाँ हिफाजती इक़दाम भी किए हुए थे, क्या सूरत हाल थी जब ये वार्निंग्स आई? ठीक है, एक तो आपको ये बता दूं कि आपने मेंशन कर भी दिया कि वेस्टर्न जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने भी कहा था, लेकिन इस ब्लास्ट के तकरीबन आधे घंटे के बाद तालिबान के एक सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो आला लेवल के, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हुई और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि यहाँ पे ब्लास्ट हो सकते हैं। तो ये पहली दफ़ा उन्होंने जो हमारे सामने, लेकिन उनको मैं कोट नहीं कर सकता उनके नाम को, उनसे हमसे बात की तो इंटेलिजेंस तो थी। फिर उनसे सवाल मैंने यही किया कि यार ये तो दाइश तो बहुत बड़ा इशू था आपके कंट्रोल में आने से पहले, तो डू यू फेयर कि जी दाइश जो है वो आपको, आपका जो रिजीम है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए मजीद कार्रवाइयाँ भी कर सकती है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये एक हमारा कंसर्न है, लेकिन वो एट द सेम टाइम बड़े वो भी थे, कॉन्फिडेंट भी थे कि नहीं, हम अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि ये ब्लास्ट जो जहाँ पर हुआ है तो इसकी पूरी जो सिक्योरिटी वगैरह थी ये अमेरिकन्स मैनेज कर रहे थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में ये इस ब्लास्ट का होना जो है, इससे तालिबान परेशान इसलिए भी होंगे क्योंकि इस वक्त तो वो एक जो गवर्नमेंट बनाने के लिए कंसल्टेशन प्रोसेस है और उसमें जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें फंसे हुए हैं, उनकी तवज्जो सारी उस पर मरकूज है। और इसी दौरान मेरे ख्याल में जो भी फर्ज करें अब दाइश है तो उनको ये टाइम मिल रहा है अपने आप को दोबारा से रीग्रुप करके और तालिबान को जहाँ पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो आपके सवाल का जवाब यही है कि बिल्कुल इंटेलिजेंस जो थी वो मौजूद थी। और इवन कल हम शहर से थोड़ा सा बाहर गए थे, कुछ दोस्तों ने डिनर पे बुलाया हुआ था, वापस आते हुए जब हमें चेक पोस्ट पर चेक किया जा रहा था तो हमें बाकायदा बताया गया कि आप मतलब केयरफुल इसलिए रहें क्योंकि दाइश जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। और स्पेशली इन्होंने जो जेलों से जो कैदी रिहा हुए, जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था, उसमें भी ऑब्वियसली दाइश का एक वजूद तो है। तो ये सारी सिचुएशन है सिक्योरिटी के लिहाज से। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है वो अब सिक्योरिटी के हवाले से मैं उसको कहूँगा हॉस्टाइल भी हो चुका है। काम करने के लिए आप बाहर जाएं और वो करें, और स्पेशली इस ब्लास्ट के बाद तो मुश्किलात जो हैं वो मैं बढ़ती देख रहा हूँ। अच्छा आदिल, अब आप जाहिर है कि इससे पहले आप काबुल एयरपोर्ट में थे दिन पर, आप अमेरिका की तरफ से भी वार्निंग्स आ रही थी, ऐसे आपने कहा कि ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन जाहिर है कि लोगों को भी जो वहाँ पर गैदर्ड थे उनको पता था कि जी खतरा है। एंड अगेन काबुल ने पिछले महीनों में, सालों में हमने इस तरह के बहुत हमले देखे हैं। किस किस्म की डेस्परेशन आपने वहाँ देखी लोगों में कि इस खतरे के बावजूद वो शायद हज़ारों की तादाद में वहाँ ही खड़े रहे? देखिए, डेस्परेशन तो जो मैंने वहाँ पे देखी, तो मैं जितना भी उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, लेकिन जब तक मैं उनके शूज में ना हूँ तो मैं वोंट बी डू जस्टिस। लेकिन उनके चेहरों के तासुरात वो जो बता रहे थे उसमें 2-3 किस्म के लोग थे। एक तो जिनको जनरली जो तालिबान का रूल फेयर करते हैं वो लोग तो ज्यादातर निकल गए हैं, जो कि अफगान फोर्सेस में काम करते थे, इंटेलिजेंस अमेरिकन के साथ थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इंटरप्रेटर्स थे। वो तो देखिए सिर्फ अमेरिका ने जो है 90,000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया है, बाकी यूके ने किया, बाकी सारे ममालिक ने किया है। एक तो वो लोग हैं, दूसरे वो लोग हैं जो कि
तंग हैं कि मतलब हमें अगर इस तरह जगह जगह रोका जाएगा, हमारी बच्चों की तालीम का क्या होगा, 8-10 दिनों से स्कूल बंद हैं, कोई गवर्नमेंट है नहीं, जो गैर यकीनी की सूरत हाल से परेशान थे, वो लोग भी उनमें थे। तीसरा जो मेजॉरिटी थी, वो यहाँ पर एक परसेप्शन ये है पूरे अफगानिस्तान में कि आप काबुल एयरपोर्ट पहुंच जाएं, आपके पास पासपोर्ट भी ना हो, वीज़ा भी ना हो, आपको अमरीकी अपने जहाज में बिठा के और ले जाएंगे। बिल्कुल, इसने बड़ी है यहाँ पे ये जो परसेप्शन एक बना है कि धड़ाधड़ लोग जो हैं। और इसमें आदिल एक एलिमेंट ये भी है कि मैं अजीजुल्लाह की रिपोर्ट पढ़ रहा था BBC पे कि ना सिर्फ विद इन अफगानिस्तान बल्कि जो पाकिस्तान में रेफ्यूजीज़ हैं उनमें से भी बहुत से कोई अपना कारोबार बेच के या दोस्तों के हवाले करके चाबियां वो काबुल एयरपोर्ट की तरफ दौड़ गया, ये अफवाह सुन के कि सभी को लेके जा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैं एग्री इसलिए करूंगा क्योंकि मैंने तो आज वहां पे 5-6 घंटे गुजारे और लोग कैमरे पर आकर ये कहने के लिए ज्यादा तैयार नहीं हुए, लेकिन उनमें ज्यादातर देखें यहाँ पर आप इससे पहले भी तालिबान की रिजीम से पहले भी यूके में मैंने काफी टाइम गुजारा है, तो वहां पर ऐसे ऐसे अफगान रेफ्यूजीज आते थे जो असाइलम क्लेम करते थे, तो 40-40, 50-50 लाख रुपए भी पे करते थे और समंदरों में, कश्तियों में, जंगलों में वो करके वहां पहुंचने की कोशिश करते थे। तो एक इकोनॉमिक माइग्रेशन का भी एक वो है कि यार हम बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो अपनी जिंदगियां पहले भी दाव पे लगाते थे, तो अब तो उन्हें ग्रीस या यूनान भी नहीं पहुंचना पड़ता, ईरान के बॉर्डर को भी क्रॉस नहीं करना पड़ता। अब तो उन्हें पता है कि काबुल एयरपोर्ट पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि आप वहां पे पहुंचे, आपका नंबर आ जाएगा 2 दिनों बाद, 3 दिनों बाद। अच्छा, डेस्परेशन के क्वेश्चन की तरफ मैं दोबारा आना चाहूंगा कि आप जब मैं वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा था तो आप यकीन करें कि हर दूसरे तीसरे मिनट के बाद फायरिंग, ठीक है। अब फायरिंग का मतलब ये है कि गोली तो किसी को भी लग सकती है, हजारों लोग वहां पर जी, तो उन्होंने बिल्कुल वो अपनी जिंदगी पर मतलब वो दाव पे लगाकर वहां पे बैठे हुए हैं, तो इससे ज्यादा उनकी डेस्परेशन को कैसे बंदा डिस्क्राइब कर सकता है। और बाकी तालिबान वहां पे थे, जितनी सख्त उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह संभाली हुई थी, और बावजूद इसके कि उनको पता है कि जिन लोगों को अमेरिकन मैसेज कर देते हैं, जिनकी लिस्टें बन जाती हैं और जिनको अंदर जाने दिया जाता है, सिर्फ वही लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हजारों की तादाद में ना सिर्फ लोग वहां बैठे थे बल्कि अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में ये है कि यार 31 अगस्त के बाद जो है हम सारा सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्हें नजर आ रही है वो ये अपॉर्चुनिटी जो है मिस कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पर देखी, और आप यकीन करें कि एक दूसरी जो चीज़ थी जो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो एक परसेप्शन बनाया काबुल एयरपोर्ट का कि जनाब आप जा नहीं सकते, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, मैं 15 मिनट में ड्राइव करके साथ मेरा जो फिक्सर था और वो थे, हम पहुंचे वहां पर, किसी ने हमें नहीं रोका, और मैंने पहला अपना रेंट रिकॉर्ड किया बिल्कुल एयरपोर्ट के डोर के पास, उसके बड़े बड़े नजर उसके ऊपर आ रहा है जी हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो किसी को नहीं रोका जा रहा, सीधा आप वहां पे जाएं, जिसके पास पासपोर्ट और वीजा है वो वहां पे दिखाए, उनकी फ्लाइट जो भी है वो अंदर जा सकता है। लेकिन वहां पे जो बुरा हाल है वो उन लोगों का है जो कि बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बाहर जाना चाहते हैं, जिनके पास ना डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनके पास है, वो रातों रात, अभी भी आप हमारे होटल के भी बाहर चले जाएं, यहाँ पे ईरानियन एम्बेसी है, ठीक, तो आप वो कतार देखकर मतलब माएँ अपने बच्चों के साथ यहाँ पे सोई हुई हैं रात को, ना उनको खाने की फिक्र, ना उनको पीने की फिक्र, ना उनको तालिबान की फिक्र, वो बस इसमें है कि कैसे उन्हें वीज़ा लगे और वो यहाँ से निकल जाएं। तो ये सिर्फ एयरपोर्ट की बात नहीं है, हर एम्बेसी के बाहर जो हैं, और इस सिचुएशन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए स्पेशली जो यूएस एम्बेसी है, इन्होंने यहाँ पे एक मतलब होटल में अपना सिक्योरिटी सिस्टम पूरा करके कि जी जिसके पास पासपोर्ट और वीज़ा है वो यहाँ पे क्लियरेंस लेके फिर बसेस में इनको बाकायदा ले जाया जाता है। और अब ठीक है आदिल, एक वक्फा है और वक्फे के बाद आपके पास आता है।
वेलकम बैक। हम बात करें काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाके हुए हैं, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 13 अफराद जहाँ बहक, जिसमें 4 अमरीकी फ़ौजी भी शामिल हैं। हमारे साथ काबुल से मौजूद हैं आदिल शाहजेब। आदिल, जो कल एक तो तालिबान ने एक बयान जारी किया था कि अब किसी अफ़गान को हम जो है एयरपोर्ट नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे उस पर कोई अमल हुआ था? अमल ऐसे मैंने नहीं होते देखा कि एक तो वहां पर ऑलरेडी जो हजारों अफगान मौजूद हैं, उनको भी अगर वो डिस्पर्स करना और वो करना शुरू कर दें तो उसमें भी महीनों लग जाएंगे। मतलब उनको लिटरली हर दूसरे मिनट बाद एरियल फायरिंग वहां पे करनी पड़ रही है। दूसरा जो मेरा फिक्सर था और साथ में ड्राइवर थे वो अफगान थे, तो हम तो सीधा स्ट्रेट एयरपोर्ट के डोर तक पहुंच गए, किसी ने रोका। अच्छा आदिल, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की आज ज़ाहिर अब हम सारे धमाके में लग गए हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जो खबरें हैं वो किस हद तक डेवलपमेंट हुई है अब तक? इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे तो वज़ीर साहब तालिबान में कंसेंसस मौजूद है और बड़ा दे स्ट्रांगली बिलीव के इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब ये है कि उसमें पश्तून तालिब, उज़्बेक तालिब, हज़ारा तालिब और तालिबान जो हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो उनके लिए इंक्लूसिव गवर्नमेंट की डेफिनेशन ये है, और हमारे सोर्सेज भी यही बता रहे हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने पोर्ट्रे किया कि जी हामिद करजई और अब्दुल्ला और उमर जाखिलवाल साहब, हिकमत यार साहब, ऐसे लोगों को इंक्लूसिव, इसका मतलब ये कि ये भी शामिल होंगे, वो चांसेस मुझे बिल्कुल नेक्स्ट टू नन नजर आ रहे। जी हेलो, मैं इंटरनेट क्या? अच्छा देखिए, मैं खाली गवर्नमेंट से तालिबान की मुराद है कि हर किस्म के तालिबान को हम इंक्लूड करेंगे। जो आदिल शाहजेब साहब कह रहे हैं, जहां तक who will buy it? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए अब अगेन ये सवाल भी ऐसा है कि पीपल्स पार्टी ये कहेगी जी हम मखलूत हुकूमत बना रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान का सदर भी होगा, केपी का सदर भी होगा और पंजाब का सदर। लेकिन वो है ना कि अगर पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क पे कब्जा किया होता है, एग्जैक्ट आई वांट टू गो बैक टू द ब्लास्ट। ठीक है, हम पॉलिटिक्स इनकी बातें छोड़ें। दाइश अगर अभी जो क्लेम आया है वो मेरे ख्याल कि सिर्फ एक सोर्स से आया है, अफगान इस्लामिक मीडिया ने किया है। बज़ाहिर अगर आप मतलब लॉजिक लगाएं तो 90% चांस है ये दाइश ही हुआ है, उनका मोडस ऑपरेंडी भी यही है। 2015 में दाइश इस्टेब्लिश होती है, एंटर होती है अफगानिस्तान में, मशरकी सूबे नंगरहार में अपना बेस बनाती है। अच्छा, लोग कहाँ से आते हैं? कुछ तालिबान के फैक्शंस उनके साथ आके मिलते हैं और कुछ जो दर्जन से जायद दहशतगर्द और इंतहा पसंद तंजीमें अफगानिस्तान के अनगवर्नड एरियाज में रहती हैं, वो इनको ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अब तालिबान का जाहिर है कि वो नहीं चाहते थे कि कोई और ग्रुप यहाँ पर आए। एक और लेवल ऑफ कंपटीशन इनकी ये बनती है कि तालिबान हमेशा अलकायदा के काफ़ी करीब थे और अलकायदा और दाइश की हिस्ट्री आप जानते हैं, दे आर इन अ वे स्वॉन एनिमीज। हालांकि जाहिर है कि दाइश की जिस तरह शाम में थी, उनकी कोशिश थी कि हम एक टेरिटरी को पर काबू करें, उसमें वो कभी पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। सही है, केव कॉम्प्लेक्स में आ गए, जिसपे फिर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराया था, आपको याद है, वो भी नंगरहार में। लेकिन इनका जो तरीका वारदात रहा है अफगानिस्तान में, वो हमेशा 90% रहा है सिविलियन टारगेट्स को, ठीक है, शिया टारगेट्स को। और जो सबसे जो बड़ा इनका जो लेटेस्ट अटैक था वो मई 2019 में काबुल की एक गर्ल्स स्कूल में, हज़ारा एरिया में, जहाँ पे 90 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। दैट इज अच्छा, वो आदिल शाहजेब आ गए हैं। आपने इंक्लूसिव गवर्नमेंट के बारे में तो बता दिया कि जी उज़्बेक तालिबान, ताजिक तालिबान और हज़ारा तालिबान, और ये हो गई तालिबान की इंक्लूसिव गवर्नमेंट। चलें ठीक है। पंजशीर में सुना है समझौता होने जा रहा है। पंजशीर में वज़ीर साहब जो हमारी खबरें हैं वो ये हैं कि जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं उनसे तकरीबन तालिबान के मामलात तय पा चुके हैं। और 3 दिन पहले जब डॉक्टर उमर जाखिलवाल साहब का हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी ये बताया था, और इंटरव्यू के बाद मुझे ये कहा था कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो दरमियान में मुज़ाकरात उसका मेडिएशन कर रहे थे बिटवीन अहमद शाह मसूद की फैमिली और तालिबान के दरमियान।
तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा था कि तालिबान जो है वो फोर्स यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वहीं से रिफ्लेक्ट हुआ था कि पंजशेर का मामला जो है वो हल हो जाएगा। और अभी जो तालिबान के सोर्सेज हैं वो भी यही कंफर्म कर रहे हैं कि उनके साथ इनके मामला जो है वो तय पा जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का जो, मैं साथ में ये डिस्क्लेमर ऐड कर दूं कि जो एनवायरनमेंट आज के ब्लास्ट के बाद बन चुका है, और अगर तालिबान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं उनको मजीद थोड़ा सा रीग्रुप होने का टाइम मिल जाता है, उनका मोराल बूस्ट हो जाता है, तो पंजशेर की बात जो है वो बाद में भी जाके बिगड़ सकती है। क्योंकि अहमद शाह मसूद की जो फैमिली है उनकी एक शर्त ये थी कि ठीक है, हम तालिबान को जो है वो तस्लीम कर लेंगे, लेकिन कंट्रोल वगैरह जो है वो हमारे अपने जंगजू जो है वो संभालेंगे। तो अगर बाद में भी इनके मामलात बिगड़ जाते हैं तो पंजशेर में लड़ाई जो है वो तो बिल्कुल ऐसे चुटकी की तरह, अगर तो ओपोजिशन वो कमजोर मजबूत होती देख रहे हैं। क्योंकि देखिए इस वक्त तो पंजशेर में अगर मामलात तय पाने के करीब हैं तो उसकी बड़ी वजह ये है कि तालिबान की ओपोजिशन कोई नहीं रह गई बगैर अमरुल्लाह साले के, और वो भी अगर अहमद शाह मसूद की फैमिली से मामलात तय पा जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो भी ज्यादा चांसेस हैं कि उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, और अपना ख्याल रखिए। और मेरा ख्याल है कि अब वापस आने की भी सोच लें तो बेहतर है ये सिचुएशन। एक वक्फा ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट का वक्त हुआ। वेलकम बैक। काबुल एयरपोर्ट पर आज जो दहशतगर्द हमला हुआ है उसके बाद एक ऐसा सवाल पूछने पर मैं मजबूर हूं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं क्या, कोई भी कभी पूछेगा, और वो ये है कि तालिबान की एंटी टेरर स्ट्रेटजी क्या होगी। आप सोचें, क्योंकि ये वही तालिबान है जो जब ये हमले करते थे और उनमें सिविलियन कैजुअल्टीज होती थी तो अफगान हुकूमत के तर्जुमान आकर ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स आपको बताते थे, आके मजम्मत करते थे, आके ब्लेम डालते थे कि इन्होंने किया है। अब वही तालिबान उस रोल में आए हुए हैं, दुनिया इस तरह बदलती है। अच्छा, तालिबान की देश के खिलाफ क्या अब कार्रवाइयाँ होंगी, वो हम आइसोलेशन में मेरी नज़र में नहीं देख सकते। पहले थोड़ा देखते हैं कि ये जो पूरा खित्ता है, अफगानिस्तान के जो पड़ोसी हैं, ठीक है, बिलखसूस पाकिस्तान, रूस, चीन और उज़्बेकिस्तान, उनके जितने भी मुतालबात हैं या कंसर्न्स हैं, सर फहरिस्त शायद ये है कि हमारे जो खिलाफ दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में ऑपरेट करती हैं, आप उन पर काबू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चीन के लिए ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, पाकिस्तान के लिए TTP, उज़्बेकिस्तान के लिए इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के जो बाकियात हैं वो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक तरह से तालिबान के लिए, अब अगर हम लेन देन की बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे ही होता है, कुछ लो कुछ दो, तालिबान के पास देने के लिए क्या है? तालिबान के पास ऑफर ये है कि जी हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं और आपके मुल्कों में हम हमलों को कंट्रोल कर सकते हैं। चीन के साथ भी यही वादा किया है, पाकिस्तान को भी यही वादा किया। मुझे जो कंसर्न ये है और वो कि जब ये देश के खिलाफ लड़ेंगे, और यकीनन लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं, देयर हैव बीन स्पोरेडिक एक्शंस, अगर उसके साथ साथ ये कोशिश करें कि एटम को काबू में लाएं, TTP को काबू में लाएं, तो क्या वो तंजीमें बिल्कुल उसी तरह तालिबान के साथ निगोशिएट नहीं करेंगी जिस तरह तालिबान दुनिया के साथ कर रहे हैं कि जी आप हमारे पर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें, नहीं तो हम आपके मुखालिफिन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नेमली दैश। मुझे पता है कि ये स्पेकुलेटिव है, मुझे पता है कि आगे की बात है, लेकिन मुझे ये सिनेरियो बनते हुए नजर आता है। क्योंकि तालिबान एक बिगर फोर्स है मेरे ख्याल में एज कम्पेयर टू ज़ाहिर एटम या TTP या फॉर दैट मैटर दाइश, जो एक महदूद इलाके तक, एक मखसूस इलाके तक महदूद हैं, तो शायद वो ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो आदिल ने भी बात की थी कि जब जेलों से बिल्कुल ही आज़ाद किया गया सबको, तो उसमें जाहिर है वो तो है। मेरा जो पॉइंट है, देखिए दाइश पे ना इंटरेस्टिंग बात ये है कि दाइश पे तालिबान, सेंट्रल एशिया, रूस, चाइना, ईरान, अमेरिका सब एक पेज पे हैं, बिल्कुल है। लिहाजा वो तो नहीं बन सकता, इसलिए कि उन छोटी तंजीमों के साथ कोई समझौता या अकोमोडेशन करने से पहले
दाइश के साथ कुछ करना पड़ेगा, या तो समझौता करना पड़ेगा या उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, ख़त्म तो ऑलमोस्ट वो समझौता किसका? सॉरी मैं समझ नहीं रहा। नहीं, वो जो आपने कहा ना कि जी नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो छोटी तंजीमें हैं ये शायद अपने ऊपर से तालिबान का, अगर इनके ऊपर तालिबान का प्रेशर आएगा, और तालिबान का प्रेशर अगर आएगा तो सिर्फ इसलिए आएगा कि चीन कहेगा कि जी अगर आपने हमारे सारे मुल्क कहेंगे, राइट, ऑल ऑफ दैट। क्या ये दाइश को लेकर तालिबान को से कंसेशंस नहीं ले सकते? क्यों? इनका वजूद छोटा है और तालिबान पे डिपेंड करता है। लेकिन सर इस तरह अगर आप देखें तो तालिबान और चाइना की कंपैरिजन भी तो आप नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन स्टेक्स बहुत हाई है ना, लेकिन इसलिए कि चाइना तालिबान की तरफ देख रहा है, बाकी ममालिक भी तालिबान की तरफ देख रहे हैं, और तालिबान खुद ये अश्योर कर चुके हैं कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। अब अगले 6 महीने में अगर अटैक होते हैं पाकिस्तान पे, या तुर्किस्तान में कोई कार्रवाई होती है, या सेंट्रल एशिया में कुछ बड़ा हाथ हो जाता है, तो उसके बाद ये चीज़ें फिर उसके बाद फिर वो जो आइसोलेशन वाला अमल है ना 90s वाला, वो दोबारा आ जाएगा। मैं नहीं समझता कि 20 साल तक इतने विल्डरनेस के बाद तालिबान इतनी जल्दी दोबारा उस सिचुएशन में आना पसंद करेंगे। आना पसंद शायद ना करें, नहीं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बता रही है कि आना पसंद नहीं करेंगे। एक तो है ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बिल्कुल, लेकिन एक दूसरी चीज ये भी है कि कैपेबिलिटी। और देखें हम भी ना, मतलब बिल्कुल मान लिया कि जिस तरह अफगानिस्तान को स्वीप किया है, हमें लगता है कि शायद कोना कोना गज अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में, मैं ख्याल शायद 90s में वो तो कभी भी नहीं होगा। मगर ये है कि इन धमाकों ने वो जो सॉर्ट ऑफ स्टेटस को था, या वो जो था कि ये स्टेबिलिटी ले आए हैं, उसको डेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल में तालिबान अब रिटेलिएट करेंगे, नहीं रिटेलिएट करेंगे, और वो शायद खासे वायलेंट वे में करें। दाइश से तो किसी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, एक नियाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं चले एक और पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, बट हो सकता है कि ऐसे ही हो, क्योंकि देखिए माना कि दाइश की फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन नंगरहार में है, लेकिन सेल्स हट बेहतर ये होगा कि सेल्स तो होंगे। ये डिस्कशन पता है ये वैलिड होगी 6 महीने के बाद। सही है, जायज़ है। अच्छा, इस दौरान एक और इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडियंस जो हैं वो जाहिर है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इधर बैठें या इधर बैठ खड़े रहें, कुछ इस वक्त सिचुएशन नहीं है। आपको याद होगा कि सुहेल शाहीन ने जैसे ही काबुल टेक ओवर किया था, तो सुहेल शाहीन ने कहा था, जो तालिबान के तर्जुमान है, कि भारत को अपना सफारत खाना जो है वो वाइंड अप करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी इनके जो मंसूबे हैं यहाँ पे वो मुकम्मल करने पे तवज्जो दें, और हमें कोई मसला नहीं है इंडिया के साथ। अच्छा, उसके बाद फिर ख़बर ये आई कि 150 के लगभग जो सफारती अमला था भारत का, उसके बारे में बड़ी टेंशन थी कि वो कहाँ से जाएगा। तो फिर वो तालिबान ने अपनी सिक्योरिटी दे के उन्हें निकलवाया, और अब तक जो 250 के करीब अफगान और इंडियन शहरी जो हैं काबुल छोड़ चुके हैं। ऑलमोस्ट अब कोई नहीं है वहाँ पे। जब ये काम हो गया, उसके बाद भारत से खबरें आनी शुरू हुई कि जो ट्वीट कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें शुबा है कि शायद तालिबान के हक़ में है या झुके हुए तालिबान की तरफ, उनको पुलिस ने तलाश करना शुरू कर दिया। भारत में? अच्छा, मसलन आसाम में 14 जो लोग हैं उन्हें अरेस्ट किया गया कि जी उन्होंने जो ट्वीट की हैं उससे लगता है कि ये तालिबान के हमदर्द हैं, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये सब है, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुँच गई है। ब्रेक का मुझे हुक्म हुआ है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि अब तालिबान और इंडिया जो हैं एक दूसरे के आगे पीछे क्या कर रहे हैं। जी, गुफ्तगू हो रही है इंडिया, अफगानिस्तान और तालिबान। अच्छा, ये गिरफ्तारियां वगैरह हुई ज़रार साहब, जब सारा अमला वगैरह वापस आ गया काबुल से, तो उसके बाद ज़ाहिर आदमी का हौसला भी बढ़ता है। अच्छा, फिर एक अब व्हाट्सएप पे एक नई मुहिम शुरू हुई है एंटी देवबंद, क्योंकि किसी ने बता दिया कि तालिबान जो है उन्होंने कहा है कि जी देवबंद स्कूल से वो मुतासिर हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, देवबंद स्कूल से मुतासिर है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आतंकवादी हेडक्वार्टर बन रहा है।
अच्छा वो पूरी हिस्ट्री जो है वो अलग, कि वो पूरी नेशनलिस्ट उनकी मूवमेंट है, वो हमेशा उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, वो सब अपनी जगह। कितनी पढ़ी लिखी बातें करने की कोई जरूरत लेकिन ये है कि अब वो कह रहे हैं अच्छा देवबंद पे भी नजर रखने की जरूरत है। लेकिन नेक्स्ट लेवल जो आया वो 20 अगस्त को आया, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट सामने आया, तालिबान का उन्होंने नाम नहीं लिया, बिना नाम के उन्होंने कहा जी कि तबाहकुन सोच की बुनियाद पर दहशत की सल्तनत कुछ अरसे के लिए तो बरकरार रखी जा सकती है, मगर ये पायदार नहीं हो सकती और ना ही इंसानियत को लंबे अरसे के लिए दबा सकती है। अच्छा, अगर ये तालिबान का जिक्र ना होता तो मैं समझता कि शायद मोदी साहब जो हैं उनकी आरएसएस के साथ कोई अनबन हो गई है, या अरुंधति रॉय उनके बारे में कोई बात नहीं, कुछ इस तरह के ये ट्वीट का मतन जो है मुझे है। अच्छा, लेकिन जो तालिबान है उन्होंने ज़ाहिर इसे अपने खिलाफ समझा। तो एक तालिब रहनुमा हैं शहाबुद्दीन दिलावर, उन्होंने कल काबुल में रिएक्शन जाहिर करते हैं, उनसे सवाल पूछा जी इस ट्वीट के बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी भारत को जल्द पता चल जाएगा कि तालिबान उमूर ममलिकत कितने एहसन तरीके से चला सकते हैं और भारत को अफगान मामलात में एहतियात करनी चाहिए, इस तरह आला सतह पे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो इस वक्त वहाँ सबसे जो फोकस्ड पॉइंट है वो है कश्मीर। ज़ाहिर है अब वहाँ ये डिबेट चल रही है कि चूँकि वहाँ तालिबान आ गए हैं तो पाकिस्तान बीच में है, तो कश्मीर जो है वो उसके साथ वो 90s वाला कश्मीर दोबारा हो सकता है। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो महबूबा मुफ्ती हैं और उन्होंने जो हिंद नवाज कश्मीरी जमातों का इत्तेहाद है गुपकर, उन्होंने एक अपने बयानात में ये कहा है कि खित्ते की सिचुएशन जिस तेज़ी से बदल रही है उसका तकाजा ये है कि कश्मीर का हल ताकत से ना ढूंढा जाए, बल्कि हालात को बेहतर बनाया जा सकता है अगर आर्टिकल 370 और 35A जो है उसे बहाल कर दिया जाए। अच्छा, इस पे जो बीजेपी कश्मीर के रहनुमा हैं रविंदर रायना, उन्होंने कहा जी कि महबूबा मुफ्ती असल में नफरत फैला रही हैं। हाँ, इस तरह के बयानात के। अच्छा, और मोदी जो बाइडन नहीं है जो भाग जाएंगे, मोदी हैं, ये उन्होंने कहा। अच्छा, इसमें अच्छा महबूबा मुफ्ती और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं, ये तो जाहिर है, तो रूटीन है। देखिए कुछ भी हो जाए, और यही बाय द वे ये जो कहा जा रहा है ना कि फेलियर ऑफ इंडियन पॉलिसी, ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन एनालिस्ट काफ़ी खुद कह रहे हैं, इसकी बुनियाद ही यही है कि आप हर एक चीज़ को एक नज़रियाती और डोमेस्टिक एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज मैं पढ़ा था रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग साहब का एक आर्टिकल इंडियन पॉलिसी के बारे में, और वो हैरान है कि हालांकि आपके पास इतने अच्छे डिप्लोमेट्स हैं, आपने बार बार इसमें मिसकैलकुलेशन की। और मिसकैलकुलेशन कैसे की? एक कि अमेरिका की असल नीयत नहीं समझे, दूसरा कि तालिबान की ताकत नहीं समझे, और तीसरा कि अफगान हुकूमत की कमजोरी को आप नहीं समझ सके। आपने एक प्योरली आइडियोलॉजिकल लेंस के थ्रू इस सब को देखा है, और हालांकि आपके पास चांसेस थे कि आप चीजों को रिपेयर कर सकते, आपने नहीं किया। अच्छा, अब अगर इस वक्त नजरियाती फॉरेन पॉलिसी ना बन रही होती भारत में, एक प्रैक्टिकल और नेशनल इंटरेस्ट पर मबनी होनी होती है फॉरेन पॉलिसी, हमें पता है। यू आर सो क्यूट। नहीं, क्या सिर्फ वही नहीं हो रहा ना, हमने तो आजमा लिया है ना सर। हाँ, क्या हमने नहीं, अगर इंडिया में इस वक्त ये ना हो, हाँ देखो अगेन, तो क्या करना चाहिए? आई मीन अगेन मुझे पता है कि नहीं होगा, लेकिन ऐसी मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त आपको रीच आउट करना चाहिए। जो महबूबा मुफ्ती बात कर रही है वो सही है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि महबूबा मुफ्ती या गुपकर वाले कर रहे हैं या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कोई बंदा कर रहा है। यशवंत सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, वाजपेयी हुकूमत में वजीर खारजा रहे हैं, बहुत सीनियर रहनुमा है BBC के, अब तो खैर थोड़े रिटायर हो गए। उन्होंने चंद हफ्ते पहले कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने जी कहा कि अगस्त 2019 में जो फैसला हुआ था आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का, उसके बाद कश्मीरी अगर सड़क पे नहीं आए तो वो इसलिए नहीं आए कि वो अपनी जान को महफूज रखना चाह रहे थे। इससे ये तासुर हरगिज़ ना लिया जाए कि वहाँ हालात नॉर्मल हो गए हैं, बल्कि कश्मीर और दिल्ली के दरमियान फासले और बढ़ गए। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं। अच्छा, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं भारतीय फौज के शंकर रे चौधरी, रिटायर्ड, उनका कहना है कि कश्मीर में 90s के दहाई के हालात दोबारा पैदा होने का ख़तरा है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि कश्मीरियों का एतमाद बहाल करने के लिए
ज़रूरी इक़दामात किए जाएं और इनका ये यकीन बहाल किया जाए कि अब भी सेकुलर भारत में, हालांकि बीजेपी नहीं मानती है कि लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को डोमेस्टिक वेदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपने देखा है कि हाल में मोदी की अप्रूवल रेटिंग भी गिरी 47%। जब भी ऐसा होता है, और ये एक बहुत पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड पैटर्न है, आप तोपों का रुख कहाँ करते हैं? सर मुसलमानों की तरफ। इस पूरे इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, जैसे आपने ये देवबंद वाली बात की एंड सो ऑन, इसको भी वेपनाइज किया जाएगा डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेम के लिए। 47% ज़रूर आई है मोदी की रेटिंग, जो सबसे कम है, लेकिन पप्पू से फिर भी ज़्यादा है। हाँ, योगी आदित्यनाथ भी ज़्यादा पीछे नहीं है बात। हाँ, अच्छा, लेकिन अभी यूपी के जो इलेक्शन है उनको तकरीबन अगले साल ही होंगे वो। चलो, तैयारियां तो कौन जीतता है? तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, इंडिया के बारे में, तालिबान के बारे में? मैं जब तालिबान और कश्मीर का आया तो मुझे लगा पीटीआई की एमएनए है, लेकिन मैंने कहा अब अगर टाइम होता तो हम वो क्लिप चलाते थे। नहीं यार, देखो वो कौमी मफाद में नहीं क्लिप चला, ठीक है, उनके मुंह से एक बात निकल गई, इस वक्त उचित नहीं। शायद इसलिए बेहतर है कि ये चीजें पार्लियामेंट में डिबेट ना हो, नहीं तो इस तरह की बड़ी क्लिप्स आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।